हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर आपके जो अध्याय 8 है उन तक की चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चैप्टर काफी बड़ा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वजह से इस चैप्टर को हम 2 या 3 भाग के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। तो आज की क्लास के हमारे टॉपिक होंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम क्या हैं, समतल दर्पण और समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं और गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इन सभी चीजों को हम आज की इस क्लास में बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हमारे टॉपिक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि प्रकाश को पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या हैं, समतल दर्पण क्या है, इसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखें, यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं प्रकाश की, किसकी बात करूं? प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका सूर्य है। कौन है? सूर्य है। तो प्रकाश वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जो प्रकाश है वो वस्तुओं को दृश्य बनाता है, देखने लायक बनाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है ताकि वो वस्तु हमें दिखाई दे। सूर्य का प्रकाश दिन के समय वस्तुओं को देखने में मदद करता है। दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश है वो हमें किसी भी वस्तु को देखने के अंदर मदद करता है। देखो यहां पर, जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक लकड़ी पड़ी हुई है या लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ है। क्या है? लकड़ी का आपका लट्ठा पड़ा हुआ है। अब हमें ये कब दिखाई देगा? देखिए यहां पर क्या है, यहां से प्रकाश पुंज है, यानी यहां पर प्रकाश का कोई स्रोत है। क्या है? प्रकाश का कोई स्रोत है। समझ लीजिए ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। अब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है जब इस लकड़ी के गट्ठे से टकराएगा, जब इस लकड़ी के गट्ठे से टकराएगा तो यहां से टकराने के बाद ये जो प्रकाश है ये परावर्तित होके इस महिला की आंखों में क्या करेगा? इस महिला की आंखों में प्रवेश करेगा। क्या करेगा? इस महिला की आंखों में प्रवेश करेगा। और इसी परावर्तित प्रकाश की वजह से ही ये जो महिला है ये इस वस्तु को देख पाएगी। अरे समझ में कि जो प्रकाश का स्रोत है वहां से क्या आ रहा है? वहां से आपका प्रकाश की किरणें आ रही है। वहां से क्या आ रही है? आपकी प्रकाश की किरणें आ रही है। जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराएगी तो ये वस्तु क्या करेगी? इस प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगी। क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी। और ये परावर्तित किरणें जब इस महिला की आंखों में प्रवेश करेगी तो जिसकी वजह से हमें क्या होगी? ये वस्तु आपकी दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश ऊर्जा का एकमात्र रूप है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी जो प्रकाश है वो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश दिन के समय वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। आगे बात करूं प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश यानी जो हम वस्तु देख पा रहे हैं या जो प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर हम वस्तुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है आपकी दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं या कह सकते हैं जिन्हें हम प्रकाशमान वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? प्रकाशमान वस्तुएं। और दूसरा प्रकार है वो है अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अदीप्त वस्तुएं, यानी कि अप्रकाशमान वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अप्रकाशमान वस्तुएं। ठीक। अब देखो, दीप्त का मतलब क्या है? प्रकाशमान। प्रकाशमान का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्पन्न करती है। ऐसी वस्तुएं जो खुद अपना प्रकाश उत्पन्न करती है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं।
ऐसी वस्तु जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है या जो खुद प्रकाश उत्पन्न करने का काम करती है, उन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जिसमें सबसे बड़ी जो वस्तु या जो चीज है वो है सूर्य, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर आपका तारा, बल्ब, अंगारे आदि, ये खुद क्या करते हैं? प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। दूसरी है अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अदीप्त। अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं। दीप्त का मतलब प्रकाशमान, जो प्रकाशमान नहीं है, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु कहेंगे। ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे अदीप्त वस्तु। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जैसे कुर्सी, ये आपके सामने पड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा टेबल, ये ऐसी वस्तु है जो खुद कुछ भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो हमने प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर या प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा है। एक दीप्त वस्तु है, दूसरी अदीप्त। जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करती है वो दीप्त वस्तु है, और जो वस्तुएं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो अदीप्त वस्तु है। आगे बात करें हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? हालांकि अभी मैंने समझाया था पहली स्लाइड पे कि वस्तु पर पड़ने वाला जो प्रकाश है, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को जो वस्तु है वो वस्तु क्या करती है? परावर्तित करती है। परावर्तित का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु उन प्रकाश की किरणों को वापस उसी माध्यम के अंदर लौटा देती है। तो ये जो परावर्तित किरण है जो वस्तु से टकराकर वापस आ रही है, जब ये किरणें हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण की जाती है तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। आ गया समझ में? अभी हमने जो पीछे चित्र देखा था उसमें देखा था कि जो महिला थी वो महिला क्या कर रही थी? वो महिला एक लकड़ी के लट्ठे को देख पा रही थी, क्योंकि प्रकाश जो किसी स्रोत से आ रहा था वो उस लकड़ी के लट्ठे से टकराकर उस महिला की आंखों में प्रवेश कर रहा था। तो यहां पर देखो ध्यान से कि जब किसी स्रोत से क्या आएगा? प्रकाश आएगा। प्रकाश आएगा, ये कौन सा प्रकाश होगा? किसी वस्तु से होकर आने वाला परावर्तित प्रकाश। कौन सा प्रकाश होगा? परावर्तित प्रकाश। जो कहां से आएगा? किसी वस्तु से टकरा कर आएगा। किसी वस्तु से टकरा कर आएगा, ठीक है? किसी वस्तु से टकराकर आने वाला, ये कौन सा प्रकाश होगा? परावर्तित प्रकाश। तो जब ये परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये यहां से क्या करेगी? हमारी आंखों में प्रवेश करेगी। फिर आपका लेंस लगा होगा, ये लेंस क्या करेगा? लेंस आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनाएगा? वो लेंस सबसे पहले जो ये प्रकाश है वो हमारी जो प्रकाश संवेदी जो ग्राहिया होती है उनके पास पहुंचेगा। वहां से किसके पास पहुंचेगा? रेटिना के पास। रेटिना पे क्या बनेगा? रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब की जो सूचना है वो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी विद्युत संकेतों के रूप में हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए कहां पर पहुंचेगी? हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेगी। फिर से समझो, सबसे पहले परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। आंखों में प्रवेश करने के बाद वो कहां से टकराएगा? लेंस से। लेंस के द्वारा इन परावर्तित किरणों को कहां पर भेजा जाएगा? जो हमारी प्रकाश संवेदी ग्राहिया है उनके पास। वहां से ये प्रकाश कहां पर जाएगा? रेटिना के पास। रेटिना पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फिर ये जो सूचना है, प्रतिबिंब की सूचना आपके विद्युत संकेतों के रूप में हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए कहां तक सूचना जाएगी? मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क इस बात को अच्छे से समझेगा, तंत्रिका कोशिकाओं के संदेश को समझेगा, और जो वस्तु का एक प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों पर क्या करेगा? आंखों के ऊपर प्रतिबंधित कर देगा। आ गया समझ में? आगे प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की? तो देखिए, लाइट का सबसे पहला जो गुण है कि जो प्रकाश है वो सदैव और सदैव सरल सीधी रेखाओं के अंदर गमन करता है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा के अंदर क्या करता है? गमन करता है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में भी दिख रहा होगा, प्रकाश का सरल रेखीय गमन। प्रकाश का सरल रेखीय गमन। देखो यहाँ पर हमने क्या रखी है? एक मोमबत्ती रखी है। क्या रखी है? मोमबत्ती। ये क्या है? ये आपके गत्ते हैं। हमने 3 गत्तों को एक सीध के अंदर रखा है। 3 गत्तों को एक सीध के अंदर रखा है।
तो देखो जो मोमबत्ती की लो है वो हमें तीसरे गत्ते के बाद हमारी आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। इसका मतलब है कि मोमबत्ती से आने वाला जो प्रकाश है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा के अंदर क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। तभी तो तीनों छिद्रों से होकर समान प्रकाश हमारे नेत्र तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो सीधी सी बात है कि हमारी आंखों तक ये प्रकाश की किरण या जो मोमबत्ती की आपकी लो है, मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाती। तो पहला गुण आपको याद रखना है कि प्रकाश सदैव और सदैव सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। दूसरा गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस वजह से इसके संचरण के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस वजह से इसके संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। अगला, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। कौन सी वस्तुओं की, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अपारदर्शी का मतलब क्या है, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका पत्थर, जैसे आपका लोहा, ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। तो ऐसी वस्तुओं की प्रकाश क्या करता है, एक तीक्ष्ण छाया बनाता है, एक स्पष्ट छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें है, तो निर्वात में है। कितनी है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की निर्वात के अंदर सबसे अधिक चाल है। देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े। पहला गुण पढ़ा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस वजह से इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। आगे बात करें हम प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण का क्या मतलब है, तो देखें, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है, यहां पर प्रकाश का स्रोत कौन है, मोमबत्ती। लिखेंगे प्रकाश स्रोत कौन है, मोमबत्ती, जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी और सरल रेखा होता है। जो प्रकाश जब गमन करता है तो यह एक सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। कौन सी रेखा में, सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का ये क्या है, ये प्रकाश का स्रोत है। यहां से प्रकाश की किरण क्या कर रही है, प्रकाश की किरण एक सीधी और सरल रेखा में हमारे नेत्र तक गमन कर रही है। तो ये जो प्रकाश की सीधी और सरल रेखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसी को कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश किरण। ये जो सीधी और सरल रेखा है प्रकाश की, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे प्रकाश किरण। आगे बात करें छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है। अभी मैंने बताया अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नहीं। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो यहां पर आगे अ लग गया, तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की दूसरे भाग के अंदर क्या बनती है, छाया बनती है। देखो यहां पर यह क्या है आपका सूर्य। सूर्य मतलब प्रकाश का स्रोत। क्या है, प्रकाश का स्रोत। यहां से प्रकाश की किरण कहां पर टकरा रही है, इस पेड़ से टकरा रही है। पेड़ कौन सी वस्तु है, अपारदर्शी, यानी इसके आर पार देखा नहीं जा सकता। तो जब प्रकाश की किरण इस पेड़ से टकराएगी तो इस पेड़ के द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या किया जाएगा, प्रकाश की किरणों को परावर्तित किया जाएगा। तो इसके दूसरे भाग के अंदर
इस पेड़ की क्या बनेगी, इस पेड़ की छाया बनेगी। तो आपको याद रखना है कि छाया कब बनती है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है। तो ये जो अपारदर्शी वस्तु है ये प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से उस अपारदर्शी वस्तु की छाया प्रकाश स्रोत के दूसरे भाग में हमेशा बन जाती है। आगे बात करूं मैं प्रकाश का विवर्तन। इस टॉपिक को आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल आप बेसिक समझ लें। प्रकाश का विवर्तन, तो देखो हमें पता है कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा के अंदर क्या करती है, गमन करती है। तो जब प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत ही सूक्ष्म हो, सूक्ष्म मतलब बहुत ज्यादा छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इस सूक्ष्म वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को ही कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश के इस प्रभाव को ही कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। देखो यहां पर यह आपका प्रकाश का स्रोत है, समझ लीजिए ये क्या है, ये कागज का एक गत्ता है। क्या है, कागज का एक गत्ता है। हमने क्या किया, हमने यहां पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया। क्या कर दिया, एक छोटा सा छिद्र कर दिया। तो जब प्रकाश का स्रोत इस छिद्र से होकर गमन करेगा तो इसके किनारों पर, जब इस स्रोत से प्रकाश बाहर निकलेगा तो इसके किनारों पर क्या हो जाएगा, प्रकाश मुड़ जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो प्रकाश का जो ये वाला गुण है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे यहां पर देखो ये व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, जो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जब यह प्रकाश का स्रोत किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गमन करेगा तो छिद्र से निकलते समय ये अपने जो भी अवयवी रंग हैं, इसकी श्वेत रंग के जितने भी अवयवी रंग हैं उन अवयवी रंगों के अंदर क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो प्रकाश का जो ये गुण है यही कहलाता है प्रकाश का विवर्तन, यानी अपने मार्ग से थोड़ा भटक जाना। अगला है प्रकाश का परावर्तन। कौन सा, प्रकाश का परावर्तन। देखें जब प्रकाश की किरण किसी समकीली सतह या परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है कि ऐसा पृष्ठ जिसके एक भाग में पॉलिश हो, क्या लिखेंगे, पृष्ठ जिसके एक भाग में क्या हो, पॉलिश हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, ऐसे पृष्ठ को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो प्रकाश की किरण उस माध्यम के अंदर पुनः मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरण उस माध्यम के अंदर पुनः मुड़ जाती है, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है वह वही माध्यम होता है जिस माध्यम से वो प्रकाश की किरण आती है। इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या समझा हमने कि जब प्रकाश की किरण किसी भी समकीली सतह या परावर्तक पृष्ठ, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये क्या है आपका, ये आपका दर्पण यानी कि आपका परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। देखो यहां पर इस स्रोत से ये ए क्या है, ए समझ लीजिए यहां पर सूर्य है। यहां से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है। तो इस बिंदु पर ये टकरा रही है। ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है आपका आपतन बिंदु, जहां पर प्रकाश की किरण टकरा रही है। आपतन बिंदु मतलब जहां पर प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है। तो यहां पर टकराएगी तो इस पृष्ठ पर टकराने के बाद ये दूसरे भाग में तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर पॉलिश की हुई है। तो इस पृष्ठ से टकराकर ये पुनः उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाती है, वापस गमन कर जाती है, उसी माध्यम के अंदर वापस लौट जाती है जिस माध्यम से ये आई थी। तो आने वाली किरण कौन सी होगी, आपतित किरण। परावर्तन होकर लौटने वाली किरण कौन सी होगी, परावर्तित किरण। फिर हमने यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया, 90 डिग्री के कोण की रचना कर दी। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो ये कोण है, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण है, ये कौन सा कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है। देखो आगे, प्रकाश का परावर्तन हमेशा कौन सी वस्तु से होता है, अपारदर्शी वस्तु से, यानी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, ऐसी वस्तु से ही सदैव और सदैव प्रकाश का परावर्तन होता है। जबकि जो अपवर्तन है वो कौन सी वस्तु से होता है,
पारदर्शी वस्तु से जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से होता है, ऐसी वस्तु जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक भाग में पॉलिश की होती है, तो वहां से हमें क्या होता है, परावर्तन की घटना। और जो वस्तुएं पारदर्शी होती है, जिनके आर पार देखा जा सकता है, उनसे कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। आगे बढ़ते, प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखो पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपका कि आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। कौन सा कोण, आपतन कोण आपके परावर्तन कोण के समान होता है। देखो ये वाला आपतन कोण है कोण आई, कौन सी किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है। कौन सा कोण है, आपतन कोण। तो आपतन कोण और आपका परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण मतलब कोण आई और परावर्तित कोण या परावर्तन कोण बराबर कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी जिस एंगल से आपतित किरण दर्पण पर टकराएगी, जिस एंगल से आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती हुई आपके परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी, उसी कोण से वो वापस रिटर्न भी हो जाएगी। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल के अंदर मौजूद होते हैं। देखो ये तल फर्स्ट है और ये तल आपका सेकंड है। तो परावर्तन के केस में आपतित किरण, ये जो हमने अभिलंब खींचा है वो अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपके एक ही तल के अंदर मौजूद है, यानी समान तल के अंदर मौजूद है। तो ये दोनों परावर्तन के नियम है, बिल्कुल सरल है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या है कि आपका आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के अंदर मौजूद होते हैं। अगला, परावर्तन का ये जो नियम है ये गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। परावर्तन का जो ये नियम है ये जितने भी गोलीय दर्पण है उन सभी गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उन सभी पर लागू होता है। साथ ही साथ जितने भी परावर्तक पृष्ठ हैं जिनके अंदर प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने की क्षमता है, उन सभी परावर्तक पृष्ठों पर ये नियम दोनों लागू होते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, परावर्तन पर आधारित कुछ सामान्य और अद्भुत परिघटनाएं। देखो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं कौन कौन सी है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब हम अपना चेहरा सुबह उठकर कांच के अंदर देखते हैं तो वो जो आपका कांच है वही आपका दर्पण है। जैसे देखो यहाँ पर छोटा बच्चा क्या कर रहा है, अपन खुद को देख के हंस रहा है। तो ये जो आपका दर्पण है या जो थाली दिख रही है, जो भी दर्पण दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपके परावर्तन पर आधारित घटना है, क्योंकि दर्पण से जो प्रकाश वो टकरा कर इस बच्चे की आंख में प्रवेश कर रहा है। आगे बात करें, तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का दिखाई देना किसकी वजह से होता है, ये भी परावर्तन की वजह से। और किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश को अपने मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से मोड़ देना, ये जो घटना है विवर्तन की घटना, ये भी किसकी वजह से होती है, तो ये भी प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन पर आधारित मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं। तो परावर्तन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, एक आपका नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। एक नियमित परावर्तन और दूसरा आपका विसरित परावर्तन। ये दोनों परावर्तन के क्या है, ये दोनों परावर्तन के प्रकार हैं। आगे बात करें, सबसे पहले नियमित परावर्तन। देखो इस प्रकार का परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है। कौन से पृष्ठ से, चिकने पृष्ठ से, तथा आपतित किरण परावर्तन के पश्चात समानांतर या समांतर ही रहती है। आपतित किरणें परावर्तन के बाद में जितनी भी आपकी परावर्तित किरणें हैं वो क्या रहती है, एक दूसरे के समांतर रहती है। क्या रहती है, एक दूसरे के समांतर रहती है। मतलब यहां पर कोण आई बराबर कोण आर सबके लिए समान होता है, ठीक है। दूसरा है अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन।
तो इस तरह का परावर्तन खुरदरी सतह से होता है। और परावर्तन के पश्चात जो आपतित किरणें हैं वो समांतर किरणें समांतर नहीं होती है। ठीक है, आपतित किरणें परावर्तन के बाद क्या नहीं होती, समांतर नहीं होती है। देखो आपतित किरणें हैं वो परावर्तन के बाद समांतर नहीं है। यहां पर देखो एक ऐसे जा रही है, फिर एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, फिर एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। यानी इस केस में कह सकते हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर हर बार नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होता है। तो हमने परावर्तन के दो प्रकार पढ़े कि पहला जो नियमित परावर्तन है वो चिकने पृष्ठ से होता है, और आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, समांतर ही रहती है। आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात क्या रहती है, परावर्तन के पश्चात सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर ही रहती है। भाई अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है, और परावर्तन के पश्चात जो आपतित किरणें हैं सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं रहती हैं। आगे बात करें दर्पण, हमने परावर्तन पढ़ लिया, अब बात करते हैं दर्पण की। तो यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। दर्पण क्या होता है, एक चमकीला और ज्यादा पॉलिश किया हुआ एक परावर्तक पृष्ठ होता है, जो अपने सामने रखी हुई वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब यानी इमेज बनाने का काम करता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और दूसरे आपके गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के। पहला टाइप है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरा है आपका गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये दो आपके दर्पण के प्रकार हैं। पहला जो आपको चित्र दिख रहा है ऊपर, ये कौन सा है, समतल दर्पण, और दूसरा चित्र दिख रहा है वो कौन सा है, आपका गोलीय दर्पण। पहला है वो समतल दर्पण और दूसरा है वो आपका गोलीय दर्पण। आगे बात करें सबसे पहले समतल दर्पण की। किसकी बात करते हैं, समतल दर्पण की। देखें इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल सीधा और कैसा होता है, सपाट होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल सीधा और सपाट होता है, या मैं कहूं कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम समतल दर्पण कहेंगे। देखो ये आपके सामने समतल दर्पण का एक आरेखीय निरूपण दिया हुआ है। ये बीच में देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक आपको कांच दिख रहा है या दर्पण दिख रहा है, कांच है या दर्पण है। देखो पीछे वाले भाग पर क्या हुआ है, पॉलिश की हुई है। जो पिछला भाग है उस पर पॉलिश की हुई है, और जो सामने का भाग है वो कौन सा पृष्ठ है, वो आपका परावर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से टकराकर जो प्रकाश की किरणें हैं वो वापिस अपने माध्यम के अंदर लौट जाएगी। आगे समझ में। तो ये आपके समतल दर्पण का एक आरेखीय निरूपण है। ये आपका कांचा दर्पण है, ये इसका पिछला भाग है जिस पर पॉलिश की हुई है, और ये सामने का भाग है जो आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, अब देखो अब बात करते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। समतल दर्पण के द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। देखो पहली विशेषता, ये आप अच्छे से याद रखें, परीक्षा में प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है। तो पहली विशेषता क्या है कि कैसा होता है, आभासी और सीधा। आभासी मतलब कि ये प्रतिबिंब वास्तविक रूप से नहीं बनता है, और कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। जितना वस्तु का आकार होगा उतना का उतना प्रतिबिंब का आकार होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी दर्पण से आगे व्यक्ति जितना दूर खड़ा होगा, दर्पण के पीछे उसका उतना ही प्रतिबिंब बनेगा दूर। फिर प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व प्रतिबिंब। कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित। इसका मतलब लेफ्ट भाग राइट में दिखेगा और राइट भाग कहां पर दिखेगा, लेफ्ट में। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है, लेफ्ट भाग राइट में दिखेगा और राइट भाग कहां पर दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा। देखो यहां पर यह आपकी वस्तु है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब तो कहां बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब तो इसका यहां कहीं पे बन रहा है, या कह सकते हैं कि यहां कहीं पे बनेगा। ये हमारी आंख है, तो समझ लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब यहां कहीं अनंत पे बनेगा, लेकिन इसका आभासी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। आभासी इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिल रही है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी प्रकाश वस्तु से आने वाली किरणें हैं, ये आपका क्या है, दर्पण की चिकनी सतह हैं।
तो प्रकाश से आने वाली वस्तु कौन सी होगी? आपतित किरण। या वस्तु से आने वाली किरणें कौन सी होगी? आपतित किरण। ये यहां पर टकराएगी, टकरा रही है, ये कौन से बिंदु होंगे? आपतन बिंदु। कौन से बिंदु? आपतन बिंदु। यहां से टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाती है? वापस उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है। अब कहां पर मिलेगी इसका हमें कोई पता नहीं है, लेकिन मिलेगी जरूर। लेकिन इन्हीं परावर्तित किरणों को अब जब पीछे की तरफ बढ़ाए तो दर्पण के पीछे वाले भाग में हमें मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। अब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी वास्तव में तो नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस वजह से ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। दूसरा क्या देखा? जैसे वस्तु का जो आकार था वो समझ लीजिए ऊंचाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अगली विशेषता क्या थी कि जैसे दर्पण की वस्तु की दर्पण से दूरी समझ लीजिए कितनी है? 2 मीटर। तो दर्पण के अंदर भी आपको प्रतिबिंब 2 मीटर पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। और अगली विशेषता थी प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित, यानी लेफ्ट भाग राइट में दिखेगा और राइट भाग आपका लेफ्ट में दिखेगा। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज कौन से साइड में दिखेगा? राइट हैंड। यानी राइट हैंड की जो इमेज है वो कौन से साइड में दिखेगी? लेफ्ट हैंड के अंदर दिखेगी। आगे समझ में? आगे बात करें समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां पर होता है। देखो घरों में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण काम में आता है। फिर सैलून, सैलून जहां पर बाल काटते हैं, और जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वहां पर भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। श्रृंगार दर्पण जो ड्रेसिंग मिरर होते हैं, जहां पर अभिनेत्री या जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कार्यक्रम के अंदर लोग अपने आप को कार्यक्रम हेतु तैयार करते हैं, वो कौन से मिरर होते हैं? ड्रेसिंग मिरर, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। फिर पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु को देखने के लिए परिदर्शी पेरिस्कोप के रूप में भी किसका उपयोग होता है? समतल दर्पण का। जैसे यहां पर देखो ये चित्र किसका है? ये चित्र है आपके पनडुब्बी का, जो बाहर का चित्र है वो है। अंदर क्या है? पनडुब्बी। जैसे ये पनडुब्बी है तो पनडुब्बी पानी के अंदर रहेगी, लेकिन बाहर का दृश्य देखने के लिए, बाहर का दृश्य देखने के लिए देखो यहां पर ये जो यंत्र लगा हुआ है ये क्या है? पेरिस्कोप है। और इसके अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है? तो समतल दर्पण। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण। आ गया समझ में? तो समतल दर्पण के मुख्य उपयोग क्या है? घरों में चेहरा देखने के लिए, सैलून और ब्यूटी पार्लर में, श्रृंगार दर्पण में, और आपके पनडुब्बियों के बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। ये आपके समतल दर्पण के क्या हो गए? ये आपके समतल दर्पण के मुख्य मुख्य उपयोग हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम, इसका एक और उपयोग है बहुरूपदर्शी में। बहुरूपदर्शी में जब हमें एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से या अलग अलग डिजाइन के अंदर देखना है, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, तो वहां पर बहुरूपदर्शी में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। यदि हम समतल दर्पण के कई सारे समतल दर्पण को एक एंगल पर रखें, यदि किसी विशेष कोण पर रख दे और उसके सामने फिर यदि वस्तु को रख दे, तो उस वस्तु के में बहुत सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे बात करें। आगे बात करें प्रतिबिंब की। देखो प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें आकर क्या करती है? एक दूसरे को काटती है अथवा मिलती है। जिस बिंदु पर आपकी जो परावर्तित किरणें हैं वो या तो वास्तव में आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो जो परावर्तित किरणों की स्थिति है उसके आधार पर हमने प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक की। नाम से पता चल रहा है वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। जब कम से कम प्रकाश की 2 किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो वहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को हम आसानी से पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव और सदैव कैसे होते हैं? वो सदैव और सदैव उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। देखो यहां पर ये सारी कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें। कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें। ये कौन सी किरणें हैं यहां पर आ रही है? वो ये है आपकी परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। तो देखो ये दर्पण के सामने वाले भाग पर इस बिंदु आई पर वास्तव में हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और इन्हीं किरणों को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाए तो बिंदु ओ पर हमें मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। इस वजह से यहाँ पर कौन सा बनेगा?
जो यहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। तो ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन हमें एक दूसरे को काटती हुई अथवा मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव और सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, सदैव और सदैव सीधा बनता है। आगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार का क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं बिंब की स्थिति। बिंब मतलब वस्तु। तो जिस स्थान पर वस्तु रखी गई है वो किसकी स्थिति होती है, बिंब की स्थिति होती है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर समझ लीजिए वस्तु रखी गई है इस बिंदु पर। तो ये जो बिंदु है आपका, ये कौन सा बिंदु है, ये आपके बिंब की स्थिति वाला बिंदु है। कौन सा बिंदु है, बिंब की स्थिति। आगे बात करो प्रतिबिंब की स्थिति। तो जहां पर दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे इस केस में यहां पर बन रहा है, तो ये क्या होगी, ये होगी प्रतिबिंब की स्थिति। तो जिस स्थान पर दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो होती है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार है वो यह बताता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बना है, वस्तु के बराबर बना है, या वस्तु से बड़ा बना है। ये प्रतिबिंब का आकार क्या बनाता है कि जो बनने वाला इमेज है वो आपका जो आर्टिकल था, जो आपकी वस्तु थी, क्या उससे छोटा है, क्या उससे बराबर है, या उससे बड़ा है। आगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति से क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है। या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। यदि सीधा बन रहा है मतलब वो आभासी है, और यदि उल्टा बन रहा है इसका मतलब वो कौन सा है, वास्तविक है। आगे बात करें हम प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब भी यही है कि वस्तु का जो दर्पण में बना गया प्रतिबिंब है वो आभासी है कि वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है, यही कहलाती है उसकी प्रकृति। अब प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, वास्तविक और उल्टा। यह प्रतिबिंब समतल दर्पण के, यह प्रतिबिंब यानी कौन से प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब सदैव और सदैव दर्पण के सामने और उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, दर्पण के सामने और उल्टे। जबकि आभासी और सीधे ये सदैव और सदैव दर्पण के पर्दे के पीछे और कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। देखो बिल्कुल सरल है। प्रतिबिंब की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक वास्तविक और उल्टा, और दूसरा आभासी और सीधा। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब कहां बनेंगे, सदैव सदैव दर्पण के सामने। कहां पर बनेंगे, दर्पण के सामने और उल्टे बनेंगे। वही आभासी और सीधे सदैव और सदैव दर्पण के पीछे और कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। आगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमारा पूरा हो गया। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गोलीय यानी गोल। तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ वक्र होता है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो वो क्या होगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रित मतलब ऐसे मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है या तो वो अंदर की ओर या बाहर की तरफ क्या होता है, वक्रित होता है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है या गोलीय होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोल होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसकी वक्रता के आधार पर हमने गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। पहला कौन सा है, अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। ये जो पहला चित्र है वो अवतल दर्पण का है, दूसरा है उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण के अंदर सामने का भाग क्या होता है, सामने का भाग अंदर की तरफ धसा होता है, यानी सामने का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। और बाहर का भाग क्या होता है, पिछला भाग या बाहर का भाग उभरा हुआ होता है। वही उत्तल दर्पण के अंदर सामने का भाग वो क्या होता है, वो परावर्तक पृष्ठ होता है, और जो पिछला भाग है वो क्या होता है, वो पॉलिश किया हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होता है। ये दोनों के अंदर फर्क है। अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। देखो परिभाषा, सबसे पहले अवतल दर्पण। देखो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अथवा गोले के केंद्र की ओर क्या होता है, धसा होता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है
वो गोले के केंद्र की तरफ यानी अंदर की तरफ धसा होता है या वक्रित होता है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ यानी कि वक्रित होता है। चित्र आपके सामने है, यह अवतल दर्पण है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ क्या हुआ है, अंदर की तरफ धसा हुआ है। वही बात करो उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ, कैसा है, उभरा हुआ। और अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ कैसा है, अंदर की तरफ धसा हुआ, कैसा है, अंदर की तरफ धसा हुआ। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखो, अब इसको याद कैसे रख सकते हो, ये भी देखो, अ से अंदर की तरफ, उ से ऊपर की तरफ या उभरा हुआ, है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ। देखो अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा होता है। कहां पर धसा होता है, अंदर की तरफ। और उसे क्या रखोगे, उभरा हुआ, यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ यानी वक्रित होता है। आगे गोलीय दर्पण के भाग, इसके अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पहला है ध्रुव यानी पोल। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो ये केंद्र बिंदु है, इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ध्रुव यानी कि पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु होता है उसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसे किससे दर्शाते हैं, पी से। फिर वक्रता केंद्र। देखो गोलीय दर्पण किसी न किसी परावर्तक, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसका भाग है, किसी गोले का भाग है। और गोले की क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। तो गोले का जो केंद्र है उसको तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, और जो त्रिज्या है उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जिस गोले का भाग है उसका जो बीच वाला केंद्र बिंदु होता है उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। और किससे दर्शाते हैं, कैपिटल सी से, सी मतलब सेंटर। देखो चित्र, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये किसके भाग है, किसी न किसी गोले के भाग है। तो इस गोले का जो ये बीच वाला केंद्र बिंदु है यही क्या है, यही आपका वक्रता केंद्र है। इसी तरह उत्तल दर्पण के केस में ये उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग है, तो ये जो बीच का केंद्र है ये क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। अगला वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है, गोलीय दर्पण का ध्रुव, ये जो पी बिंदु है और ये आपका वक्रता केंद्र सी है, इनके बीच की जो ये दूरी दिख रही है, ये बीच की जो दूरी है ये क्या है, ये आपकी वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है, आपकी वक्रता त्रिज्या है। या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आपके जो परिधि के बीच की कोई भी जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव और आपका वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है और ये आपका वक्रता केंद्र है। इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। फिर मुख्य फोकस। तो दर्पण के ध्रुव यानी पी और वक्रता केंद्र सी के बीच में एक अन्य बिंदु और होता है। देखो ये दर्पण का ध्रुव पी है और ये वक्रता केंद्र आपका सी है। ये क्या है, वक्रता केंद्र सी है। इनके बीच में एक और बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी आपतित किरणें आती है वो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर क्या करती है, एक दूसरे को काटती है। और उत्तल दर्पण के अंदर समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आपके मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। आगे समझ में। तो मुख्य फोकस क्या है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक और बिंदु होता है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण दर्पण के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम कहेंगे मुख्य फोकस। आगे फोकस दूरी, नाम से पता चल रहा है फोकस दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव और आपके मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम कहेंगे फोकस दूरी। दर्पण का ध्रुव क्या है, पी, और फोकस कौन सा है, फोकस बिंदु एफ। तो इनके बीच की जो ये दूरी दिख रही है ये कौन सी दूरी है, ये है फोकस दूरी, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। इसको किससे बताते हैं, स्मॉल एफ से। और ये जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या यानी आर की क्या होती है, आधी होती है। यानी एफ बराबर आर बटा 2 होता है। सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आर बटा 2। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2। आगे द्वारक।
तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ज्यादातर कैसा होता है, गोलीय होता है। तो इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, इस पृष्ठ की क्या होती है, एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का जो व्यास है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ से, जिस परावर्तक भाग से बना है, उस परावर्तक पृष्ठ की क्या होती है, एक सीमा होती है। तो दोनों सीमा देखो, एक सीमा है एम बिंदु और एक है एम डैश बिंदु, ये दोनों बाउंड्री है इस पृष्ठ की। तो इन दोनों के बीच का जो ये व्यास है, जो ये सीधी रेखा है, इसी को कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक यानी अपर्चर कहते हैं। आगे ये देखो, हमने गोलीय दर्पण के सारे भाग डिस्कस कर लिए। देखो एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ध्रुव, ध्रुव को क्या कहेंगे, पी, ठीक। फिर हमने क्या देखा, वक्रता केंद्र। फिर हमने क्या देखा, वक्रता त्रिज्या। तो सी और पी के बीच की दूरी, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। फिर हमने क्या देखा, फोकस बिंदु, एफ क्या है, फोकस बिंदु। फिर हमने क्या देखा, द्वारक, ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है ये क्या है, ये पृष्ठ यानी आपका एम और एन के बीच की जो ये सीधी दूरी है, जो व्यास है, वो क्या कहलाएगा, द्वारक। और ये जो पृष्ठ दिख रहा है वो कौन सा पृष्ठ है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। और ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है जिसके समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। यही आपका उत्तल दर्पण है, यह आपका मुख्य अक्ष है। तो यहां पर देखो ध्रुव, यहाँ पर आपका फोकस, वक्रता केंद्र, परावर्तक पृष्ठ, ये सब कहाँ होंगे, दर्पण के पीछे वाले भाग में होंगे। कहां पर होंगे, दर्पण के पीछे वाले भाग में होंगे। आगे बात करें उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। अभी हमने पढ़ लिया एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, सबसे पहले जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एक बिंदु बिंब मुख्य अक्ष पर अनंत दूरी पर मौजूद है। तो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से आपके फोकस पर मिलती हुई हमें दिखाई देती है। यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपके फोकस पर। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और आकार कितना होगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का होगा। यहां पर हमें नहीं पता कि वस्तु कहां पर रखी हुई है। समझ लीजिए क्या है वस्तु, ये कहां पर रखी है, अनंत पर। तो यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई हमें वास्तव में दिखाई देगी। वो बिंदु क्या होगा, दर्पण का फोकस बिंदु। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और आकार कैसा होगा, बिल्कुल बिंदु रूप का। दूसरा, वक्रता केंद्र से दूर बिंब, कहां पर, वक्रता केंद्र सी से दूर, यानी वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में, अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच में। तो वास्तविक बिंब जो ए बी है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। देखो ये वस्तु है, कहां पर रखी है, इस भाग में आपका अनंत है और ये भाग कौन सा है, तो ये आपका वक्रता केंद्र है। इनके बीच में यहां पर वस्तु रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपके फोकस, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी, इन दोनों के बीच में। ये देखो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, ये क्या है आपका प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और घटता हुआ, यानी आकार में छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अगला, वक्रता केंद्र सी पर जब हम किसी बिंब को रख दे, देखो वास्तविक वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पर है तो इसका बिंब कहां पर बनेगा, ए डैश बी डैश, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखो ये वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब भी आपका इसी बिंदु पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब भी आपका इसी बिंदु पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बिंब के समान। जितना बिंब यानी जितनी वस्तु का आकार होगा उतना का होगा प्रतिबिंब का भी आकार होगा। अगला, वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस एफ के बीच में वस्तु रखी हो तो देखो वास्तविक बिंब कहां पर बनेगा, वास्तविक बिंब आपका ए बी वक्रता केंद्र से दूर अपना प्रतिबिंब कहां बनाएगा, ए डैश बी डैश पर, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र सी से परे बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र सी से परे बनेगा। देखो ये वक्रता केंद्र है सी,
प्रतिबिंब क्या बनेगा, सी से परे। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, दीर्घ, यानी वस्तु के आकार की तुलना में काफी बड़ा होगा। क्योंकि देखो ये ए बी क्या है, ए बी वस्तु है और ए डैश बी क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा, उल्टा भी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आकार में बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अगला फोकस पर रख दें, तो वास्तविक बिंब ए बी को यदि हम फोकस पर रख दें तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, काल्पनिक, उल्टा और दीर्घतम आकार का, बहुत बड़े आकार का बनेगा। आगे बात करें फोकस और ध्रुव के मध्य यदि हम वस्तु को रख दे, किसके बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि हम फोकस, देखो ये रहा फोकस और ये ध्रुव है, इनके बीच में यदि हम वस्तु को रख दे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर अपना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाएगा। कहां पर बनाएगा, दर्पण के पीछे बनाएगा, ठीक है। और ए बी क्या है, आपकी वस्तु है या बिंब है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आपका आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ये देखो अवतल दर्पण की पूरी सारणी है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। यानी कुल मिला के ये है कि अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में जैसे जैसे हम वस्तु को इस तरफ लेके चलेंगे तो प्रतिबिंब आपका इस तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। क्या समझ में। सबसे पहले देखो कौन सी स्थिति होगी, यहां पर ए स्थिति होगी अनंत पर, अनंत। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सबसे पहले फोकस पर, पहली स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। दूसरी स्थिति क्या थी कि जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब आपके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहां कहीं पे बनेगा। फिर हमने क्या किया, वस्तु को कहां रखा, वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बना, वक्रता केंद्र पर। फिर हमने वस्तु को कहां रखा, आपके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो यहां पर रखा, तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब बना आपके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और जब हमने वस्तु को यहां पर फोकस में रखा, फोकस पे रखा, तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर। और जब वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बना। देखो वही बात लिखी हुई है कि यदि वस्तु को अनंत दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। यदि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रख दे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, आकार बिल्कुल छोटा होगा। आगे प्रतिबिंब को कहां रखे, वक्रता केंद्र सी पर, तो सॉरी वस्तु को कहां रखे, वक्रता केंद्र सी पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और जितना बिंब था उतना का उतना प्रतिबिंब बनेगा। आगे वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रख दे तो वक्रता केंद्र सी से दूर, यानी वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा, आपके वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे फोकस पर यदि हम वस्तु को रख दें, प्रतिबिंब का बनेगा अनंत पर। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, और बहुत बड़ा बनेगा। यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे, प्रतिबिंब का बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा होगा, और कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। आगे बात करें अवतल दर्पण के उपयोग की। सबसे पहला, कहां पर, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरे का सीधा और बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देता है। आ गया समझ में। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। वस्तु को कहां पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, ताकि प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, सीधा, बड़ा और आभासी। आगे दूसरा, डॉक्टर होते हैं वो छोटे अवतल दर्पण से प्रकाश को परावर्तित करके उस परावर्तित किरणों का उपयोग आंख, दांत, कान, नाक, गला आदि की जांच करने के लिए करते हैं, ताकि ये अंग भली भांति क्या हो सके, प्रकाशित हो सके और अच्छे से दिखाई दे पड़े। देखो चित्र में जो ये आपको दर्पण दिख रहा है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका उपयोग डॉक्टर लोग यहाँ पर देखो किसके लिए कर रहा है, दांतों को देखने के लिए कर रहा है कि दाढ़ के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, दाढ़ के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगला उपयोग है टेबल लैंपों की शैडो में किया जाता है, जिससे प्रकाश दर्पण से होकर अभिसारी हो जाता है और चित्र को बहुत ज्यादा फैलाता है। आपने कई सारे टेबल लैंप देखे होंगे, उसके ऊपर जो आपका दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, अवतल, ताकि क्या करेगा,
टेबल लैंप से आने वाला जो प्रकाश है वो उस दर्पण से टकराएगा और अवतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा उजाला देखने को मिलेगा। देखो चित्र में आगे बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार, रेलवे इंजन, सर्च लाइट आदि के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समानांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है, यानी प्रकाश का जो प्रतिबिंब का बनता है अनंत पर। इस वजह से एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर हमने समय की वस्तु दिखाई देती है। जैसे देखो ये टॉर्च है, तो टॉर्च देखो ये एरिया तो बिल्कुल छोटा है, लेकिन यहां से जो प्रकाश जाएगा वो कहां पर जाएगा, एक विस्तृत क्षेत्र में, क्योंकि जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के जब फोकस पर किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर, यानी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैल जाएगी। आगे बात करें उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। अब उत्तल दर्पण के अंदर फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र ये दोनों कहां पर होते हैं, दर्पण के पीछे वाले भाग में। इस वजह से उत्तल दर्पण के अंदर बिंब की केवल दो ही स्थिति हो सकती है, एक तो हम अनंत दूरी पर बिंब को रखें या हम दर्पण के ध्रुव और अनंत दूरी के बीच में रखें, क्योंकि सामने वाले भाग में दो ही स्थिति हो सकती है। देखो उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का चित्र है, ये आपका ध्रुव है। अब देखो हमें पता है कि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों दर्पण के पीछे हैं, तो सामने वाले भाग में कौन सी वस्तु रख सकते हैं, एक तो आपके अनंत पर वस्तु रख सकते हैं और एक अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। अनंत और ध्रुव के बीच में यहां कहीं पर भी हम रख सकते हैं, ये दो स्थिति संभव है। ठीक, देखो सबसे पहली स्थिति है अनंत दूरी पर, तो जब वस्तु या बिंब को अनंत दूरी पर रखा जाता है तो अनंत दूरी से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो उसके फोकस से क्या हो जाती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। अपसरित मतलब किसी बिंदु पर, दर्पण के पीछे वाले भाग पर किसी बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, यानी वास्तव में नहीं मिलती लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। तो और ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण के फोकस पर। देखो यहां पर ये अनंत है, अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने पर देखो ये इस तरह परावर्तित हो जाएगी, यानी सामने वाले भाग पर ये कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन इनको हम अगर पीछे की तरफ बढ़ा दे तो किसी एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो यहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब का बनेगा फोकस पर और दर्पण के पीछे वाले भाग में। कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा। दूसरी स्थिति क्या है, प्रतिबिंब को हम दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रख दें, तो जब बिंब को उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव यानी P और फोकस F जो दर्पण के पीछे वाले भाग में है उनके बीच में बनता है। देखो यहां पर क्या रखा है, वस्तु यानी बिंब, तो यहां पर क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब। देखो कहां पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, कहां पर, दर्पण के पीछे वाले भाग में। कैसा होगा, आकार छोटा, प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा। देखो यहां पर सबसे पहले हमने वस्तु को कहां रखा, अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस F पर दर्पण के पीछे वाले भाग में। प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल छोटा होगा, बिंदु के आकार का। प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा बनेगा। फिर दूसरी स्थिति में अनंत और ध्रुव के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे वाले भाग में। आकार छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की। सबसे पहला उपयोग, वाहनों में पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए पक्ष दर्पण के रूप में। यह दर्पण वाहन का जो साइड वाला भाग होता है, साइड मिरर, उसके रूप में लगे होते हैं, ताकि जो ड्राइवर है वो अपने पीछे आ रहे जो वाहन हैं उनको उस छोटे से दर्पण के अंदर अच्छे से देख सके और सुरक्षित रूप से वाहनों को चला सके। दूसरा उपयोग टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी में। ये देखो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। कारण क्या है कि ये उत्तल दर्पण से जो जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं, आपतित किरणें, उसको किसी एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की ये क्षमता रखते हैं दर्पण के पीछे वाले भाग में। इस वजह से बहुत दूर का चित्र
आसानी से इसके अंदर दिखाई दे जाता है। अगला उपयोग है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के ऊपर। आजकल जो गलियों के अंदर लाइट लगी होती है, गलियों के अंदर जो लाइट लगी होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है, उन लाइटों में भी कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। क्योंकि ये एक बहुत बड़े चित्र पर प्रकाश को क्या कर देती है? फैला देती है। आजकल आप सीटीओ पर गए होंगे तो बहुत ऊंचाई पे उत्तल दर्पण लगे होते हैं जो कि बहुत बड़े चित्र में क्या करते हैं? प्रकाश को फैलाते हैं। फिर आपने देखा होगा आजकल सीटीओ के अंदर जो तीखी मोड़ होती है, उन मोड़ों पर दूसरी तरफ से कोई अगर साधन आ रहा है तो उसको देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देख लेने के बाद विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालक क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं तथा वाहन सुरक्षित रूप से चला पाते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। क्योंकि एकदम मोड़ के अंदर में दिखाई नहीं देता तो वहां पर कांच में आसानी से दिखाई दे जाता है कि सामने से कोई साधन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गए उत्तल दर्पण के उपयोग। आगे, वाहनों में जो साइड मिरर हैं, जो पार्श्व दर्पण है, उसमें उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इसके पीछे कारण क्या है? तो देखो, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में हम प्रायोरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो सदैव और सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? सीधा। हालांकि ये बहुत छोटा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत ज्यादा अधिक होता है, यानी बहुत बड़े एरिया का जो इमेज है वो एक छोटे से चित्र में बना सकते हैं जो कि बाहर की तरफ वक्रित होते हैं। क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, इस वजह से इनका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को इस छोटे से दर्पण में देखने में क्या करते हैं? समर्थ बनाते हैं। यानी छोटे से इस मिरर की वजह से जो ड्राइवर है वो अपने पीछे एक बहुत बड़े चित्र में आ रहे वाहनों को आसानी से देख पाता है और अच्छे से ड्राइविंग कर पाता है। इस वजह से आपके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखा है। हमने प्रकाश पढ़ा, प्रकाश से संबंधित जुड़ी हुई अन्य बातें पढ़ी, परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के प्रकार पढ़े, प्रतिबिंब पढ़ा, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़े, फिर समतल दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण के उपयोग पढ़े, समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ी, फिर हमने गोलीय दर्पण पढ़ा, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े और गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।